देखते हैं, कैसे पेशेंट्स देखते हैं, तो एक सैंपल यहाँ पर हम देख लेंगे। ओके, तो फ्रोजन शोल्डर एक ऐसा कंडीशन होती है जिसमें शोल्डर में बहुत एडेशंस क्रिएट हो जाते हैं, बेसिकली फ्रीज हो जाना, एक दूसरे से जो लिगामेंट्स है वो इस तरीके से स्टिफ हो जाते हैं कि मूवमेंट्स जो है वो रिस्ट्रिक्टेड हो जाते हैं। अब कौन से मूवमेंट रिस्ट्रिक्टेड होते हैं हम देखेंगे इस टॉपिक में। तो शुरू करते हैं सर्जरी 1, ऑर्थोटॉपिक। ऑर्थो में इसलिए आता है बिकॉज इट इज रिलेटेड टू शोल्डर जॉइंट। नेक्स्ट इज, सबसे पहले हम देखेंगे इंट्रो। इंट्रो में हम ये देखेंगे कि ग्लीनोह्यूमेरल जॉइंट जो है बेसिकली इसमें वो जो होता है वो पेनफुल और स्टिफ हो जाता है, दोनों एक्टिव और पैसिव मूवमेंट्स। तो जो हमारे ग्लीनोह्यूमेरल है, रोटेटर कफ है पूरे, तो उनका फंक्शन होता है हमारे सारे मूवमेंट्स करवाना, और वही सारे मूवमेंट रिस्ट्रिक्टेड हो जाते हैं। अब पेन इज वर्स्ट इन नाइट। अब जो पेशेंट होता है वो उसकी चीफ कंप्लेन ये होगी कि मुझे ये जो शोल्डर है उसमें बहुत ज्यादा दर्द होता है, इतना दर्द होता है कि वो डेली के काम नहीं कर सकते, कुछ भी छोटे से छोटा काम चाहे वो खाना खाना है क्यों ना हो वो नहीं कर पाते। और एज पर द कंडीशन अलग अलग स्टेजेस होते हैं इसमें, जो कि हम नेक्स्ट टॉपिक में देखेंगे। उस तरीके से पेशेंट जो है उसे नाइट में पेन बहुत ज्यादा होगा। अब नाइट में पेन होने का रीजन आप समझिए कि बेसिकली कोई भी कंडीशन आप ले लीजिए, नॉर्मली कोई भी कंडीशन हो, चाहे वो कोई भी सर्जरी ले लो, कोई ट्रांसप्लांट ले लो, कुछ भी छोटे से छोटा दर्द भी नाइट में क्यों ज्यादा होता है, इसका बेसिक रीजन हम जानेंगे। कि डे के टाइम पहला रीजन तो ये होता है कि जो पर्सन होता है वो बिजी होता है डेली एक्टिविटीज में। अगर बिजी ना भी हो तो उसका ध्यान डाइवर्ट हो जाता है, अटेंशन ग्रैब हो जाता है दूसरी जगह पे, जैसे टीवी देखना, बच्चों के साथ खेलना, या कुछ अपने काम करना, चाहे वो घर के काम हो या ऑफिस का काम हो या व्हाटएवर। नाइट में पेशेंट एकदम रिलैक्स होता है, उस वजह से उसका ध्यान उस पेन की तरफ ज्यादा आकर्षित होता है। दूसरा पॉइंट हम ये देखेंगे कि नाइट में जो ग्रेविटी होती है वो ग्रेविटी उस पेन को अपनी तरफ खींचती है, तो वो खिंचाव जो फील होता है उससे डबल पेन हो जाता है पेशेंट को। तो ये दो बेसिक रीजन होते हैं नाइट में पेन होने का। तो पेशेंट हमेशा आपको यही चीज कंप्लेंट के साथ आएगा कि नाइट में बहुत ज्यादा पेन होता है। नेक्स्ट पॉइंट, स्टिफनेस लिमिटेड द अबडक्शन एंड इंटरनल रोटेशन। तो सबसे पहले फ्रोजन शोल्डर की जो कंडीशन है, पेशेंट आपको ये कहेगा कि मैं अबडक्शन नहीं कर पा रहा हूँ, ओके, एंड इंटरनल रोटेशन नहीं कर पा रहा हूँ। लेटर ऑल द मूवमेंट्स बिकम लिमिटेड। अब अगर पेशेंट ने ध्यान नहीं दिया तो जो सारे मूवमेंट्स हैं वो सारे रिस्ट्रिक्टेड हो जाएंगे, फिर वो फ्लेक्शन हो, एक्सटेंशन हो, अबडक्शन, अडक्शन, इंटरनल, एक्सटर्नल, सारे रोटेशन, जितने भी शोल्डर के रोटेशंस है, जो मूवमेंट वो संभाल रहा है वो सारे रिस्ट्रिक्टेड हो जाएंगे। नेक्स्ट इज डिजीज फॉर्म एंड डायबिटीज। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, 90% लोगों को डायबिटीज में ही फ्रोजन शोल्डर होने के चांसेस होते हैं, कुछ 10% होते हैं जिनमें हो जाता है बट रिकवर भी जल्दी होता है। ये आपने देखा होगा कि डायबिटीज में कोई भी चीज जल्दी हील नहीं होती, और सेम कंडीशन यहाँ पे भी अप्लाई होती है। फ्रोजन शोल्डर जो है नॉन डायबिटिक को जल्दी हील हो जाता है, डायबिटिक को थोड़ा सा टाइम लगता है, बट यहाँ का बेसिक पॉइंट ये है कि डायबिटीज में लोगों को होने के चांसेस ज्यादा होंगे। नेक्स्ट इज कॉमन इन फीमेल्स मोर देन मेल्स। फीमेल्स में ज्यादातर होने के चांसेस है, अब इसका रीजन अब तक अननोन है, क्यों ऐसे होता है नहीं पता। नेक्स्ट देखेंगे ये कौन सी एज में होता है, 40 to 60 ईयर्स के लोगों में ये ज्यादा कॉमन होता है। अब इसमें होता क्या है, रिस्ट्रिक्टेड रेंज ऑफ मोशन, जो कि हमने यहाँ पे देख लिया। ओके, नेक्स्ट हम देखेंगे इसकी इटियोलॉजी। मैंने आपको पैथो के लेक्चर में समझाया था, जब आंसर राइटिंग समझाई थी, कि हमें पैथोलॉजिकल फॉर्मेट में ही सर्जरी, मेडिसिन, कम्युनिटी सारे आंसर्स लिखने होते हैं। तो उसका बेसिक इटियोलॉजी हमें लिखना होगा इंट्रो के बाद तुरंत। अब इटियोलॉजी इसका अननोन है, अभी तक इसका कोई पता नहीं चला है कि कैसे होता है और क्यों होता है, तो हम अननोन ही लिखेंगे इटियोलॉजी में। अब इसके सेकेंडरी रीजंस भी हो सकते हैं, हमें प्राइमरी रीजन नहीं पता। अब प्राइमरी और सेकेंडरी में डिफरेंस ये होता है कि प्राइमरी जो चीज है मतलब वो ही चीज होना, और सेकेंडरी वो चीज है कि प्रॉब्लम कुछ और थी, उसकी वजह से वो चीज शुरू हो गई। ओके, जैसे कि आपको चोट लगी और ब्लीडिंग हुई, तो ये प्राइमरी चीज होगी। चोट लग के ब्लीडिंग हुई और उसके आसपास में भी रेडनेस हो गया, और उसके और भी मसल्स अलग अलग पेन होने लग गए, तो वो सारे सेकेंडरी हो गए। प्राइमरी तो चोट लगी थी आपको, तो इस तरीके से प्राइमरी और सेकेंडरी को डिफरेंशिएट करते हैं। तो सेकेंडरी रीजन इसके क्या हो सकते हैं, टेंडोनाइटिस ऑफ रोटेटर कफ। टेंडोनाइटिस किसे कहेंगे, टेंडन का इन्फ्लेमेशन। इन्फ्लेमेशन का मीनिंग बेसिकली ये होता है कोई भी चीज में स्वेलिंग आ जाना, रेडनेस हो जाना, हॉट फील होना, बहुत दर्द होना और स्टिफनेस आ जाना। ओके, तो ये टेंडोन जो है कौन सा, रोटेटर कफ का, वहां पे हो जाएगा, तो फ्रोजन शोल्डर होने के चांसेस हो जाते हैं। नेक्स्ट इज बाइसेप्टल टेंडोन। बाइसेप्टल टेंडोन इज बेसिकली बाइसेप्स का जो लॉन्ग हेड है उसके टेंडोन पे इन्फ्लेमेशन हो जाना इज बाइसेप्टल टेंडोन। नेक्स्ट इज फ्रैक्चर्स। फ्रैक्चर जो है बहुत कॉमन सी बात है, बच्चों में भी हो जाता है, बड़ों में भी एक्सीडेंट वगैरह से हो जाता है, तो फ्रैक्चर की कंडीशन में भी फ्रोजन शोल्डर होने के चांसेस हो जाएंगे। डिसलोकेशन, शोल्डर डिसलोकेशन इज वेरी कॉमन, मैंने और भी काफी वीडियोस में बताया है। तो शोल्डर का जो डिसलोकेशन होगा, डिसलोकेशन के बाद जब वो रिकवर कर रहा होगा तब भी होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। लाइक आप लॉजिकली सोचिए, अगर किसी इंसान को फ्रैक्चर हुआ है, ओके, तो उसे प्लास्टर होगा, ओके, सीरियस कंडीशन हम देख लेते हैं, या फिर रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट से कुछ इंजरी हुई होगी और वो मूवमेंट नहीं कर पा रहा है, तो जो मूवमेंट हमारा शोल्डर करता है वो नहीं हो पा रहा है, तो हमारे मसल्स जो है ना वो स्टिफ हो जाते हैं, मतलब कड़क हो जाते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल बहुत कॉमन, आप जिम जाते हो, सारे लोग, सारे तो नहीं जाते हो, बट ज्यादातर लोग कोशिश करते हो आप जिम जाके फिट रहने की, तो
आपने नोटिस किया होगा पहले दूसरे तीसरे दिन तो इतना बॉडी पेन होता है, जस्ट बिकॉज हमारे बॉडी में वो थोड़ी थोड़ी स्टिफनेस होती है, इतने मूवमेंट हम रेगुलरली नहीं करते और जब अचानक से हम करने लगते हैं तो वो पेन शुरू हो जाता है। दैट इज नॉट फ्रोजन शोल्डर, बट एक एग्जांपल है कि वो स्टिफनेस दूर हो रही होती है, वो सोरनेस आ जाती है, तो वो जो पेन होता है उसी तरीके का पेन लगभग पेशेंट को डेली हो रहा होता है। तो आप समझ सकते हैं कि कितना पेन पेशेंट को हो रहा होगा उस कंडीशन में। तो ये हो गया हमारा इंट्रो इटियोलॉजी पार्ट। नेक्स्ट हम देखेंगे नॉन शोल्डर केसेस में ये क्या कंडीशन होगी। अब नॉन शोल्डर कॉज में हम सबसे पहले देखेंगे डायबिटीज। प्राइमरी कंडीशन डायबिटीज है, डायबिटीज की वजह से पेशेंट को फ्रोजन शोल्डर होने के चांसेस हो सकते हैं। सेकंड पॉइंट सीवियर पेन ऑन शोल्डर, जैसे आपने देखा होगा कार्डियोवैस्कुलर पेशेंट होते हैं जिनको हार्ट की डिजीज होती है, जिस वजह से वो पेन होके चेस्ट में पेन शुरू हो जाता है, वो चेस्ट का पेन शोल्डर तक बढ़ जाता है। बहुत कॉमन सी बात है, कार्डियो के जितने भी पेशेंट होते हैं उनमें चेस्ट पेन से शोल्डर पेन जाना बहुत आम बात है, तो उसमें भी फ्रोजन शोल्डर होने के चांसेस होते हैं। नेक्स्ट इज जॉइंट इमोबिलाइजेशन, जैसे कि मैंने आपको बताया जॉइंट का मूवमेंट कम हो जाना, तो वहां पे स्टिफनेस आएगी, स्टिफनेस के साथ फ्रोजन शोल्डर भी आ जाएगा। नेक्स्ट इज रिफ्लेक्स सिंपैथिक डिस्ट्रोफी। डिस्ट्रोफी बेसिकली हम देख सकते हैं कि इन्फ्लेमेशन की कंडीशन जैसा होता है, और वो जब हमारे सिंपैथेटिक जो कंडीशंस है उसको अफेक्ट करने लग जाए तो रिफ्लेक्स सिंपैथिक ये डिस्ट्रोफी भी कहा जा सकता है। नेक्स्ट इज हैंड शोल्डर सिंड्रोम। हैंड और शोल्डर में कोई भी चोट लग जाना, रिकवर जल्दी नहीं होना, और भी बहुत सारी कंडीशंस इसमें आती है। तो उस कंडीशन में ये सारी कंडीशन प्राइमरी है, इस कंडीशन के साथ सेकेंडरी कंडीशन फ्रोजन शोल्डर होने के चांसेस होते हैं। ये मैक्सिमम देखे गए हैं। ओके, यहाँ तक आई होप सभी को क्लियर होगा। नेक्स्ट इज क्लिनिकल फीचर्स। अब क्लिनिकल फीचर्स में हम देखेंगे कि एक्चुअल में कंडीशन पेशेंट आपको कैसे समझाएगा, तो उसे क्या सिम्टम्स है। तो सिम्टम्स हम ये देखेंगे कि एक्टिव एंड पैसिव मूवमेंट्स जो है उसका रेंज ऑफ मोशन डिक्रीज हो चुका है। मतलब अगर जैसे कि मैं नॉर्मल हूँ, मुझे पेन नहीं है, तो मेरा फ्लेक्शन का मूवमेंट यहाँ तक है, ओके, बिना किसी सपोर्ट के। बट पेशेंट जो होगा या तो उसका मूवमेंट इतना होगा या इतना होगा या इतना ही होगा, एज पर द स्टेज उसको कौन से स्टेज पे फ्रोजन शोल्डर हुआ है। सिर्फ ये एक एग्जाम्पल था फ्लेक्शन का, बाकी सारे मूवमेंट्स भी रिस्ट्रिक्टेड हो जाते हैं। नेक्स्ट इज अब देखेंगे कि सबसे पहले किसमें होता है, तो रिस्ट्रिक्शन सबसे पहले होगा हमारा एक्सटर्नल रोटेशन, सबसे ज्यादा अफेक्ट होगा पेशेंट का। तो जब पेशेंट आए तो आप ये देखिए कि एक्सटर्नल रोटेशन उसका अफेक्टेड है या नहीं है, सबसे पहले वो देखिए, तो उससे आप स्टेजेस कैलकुलेट कर सकते हैं कि कौन सी स्टेज पे फ्रोजन शोल्डर है। नेक्स्ट इज अबडक्शन। अबडक्शन जो है उससे थोड़ा सा कम अफेक्ट होगा, और इंटरनल रोटेशन सबसे लीस्ट अफेक्टेड होगा। नेक्स्ट इज पेन नोटेड एट द एंड स्टेज ऑफ द स्ट्रेच। अगर हम उसे स्ट्रेचिंग करवाते हैं तो उसको बहुत सीवियर पेन होता है, नहीं कर पाता है पेशेंट। डेली एक्टिविटीज लाइक कोमिंग, बाथिंग एक्सेट्रा इज अफेक्टेड। अब देखिए आप ये अब तक जितना हमने देखा ना, उस कंडीशन में आप लॉजिकली सोचिए, कोई 40 से 60 ईयर के बीच का पेशेंट आपके पास आया है, ठीक है, विद शोल्डर पेन। अब उस पेशेंट की कंडीशन आप समझिए, वो अपने डेली की एक्टिविटी नहीं कर पाता है, ओके। अगर फैमिली सपोर्टिव है तो इट्स ओके, बट पेशेंट बहुत डिपेंडेंट हो जाता है दूसरों पे। या तो पेशेंट ये शोल्डर है तो अपोजिट वाला जो शोल्डर है उसे यूज करने लगेगा, तो इस कंडीशन में पेशेंट फिजिकली में मेंटली भी थोड़ा सा टूट जाता है। तो इस कंडीशन में हमें पेशेंट को भरोसा दिलाना होता है कि वो वापस से नॉर्मल आ जाएंगे। तो सबसे बेसिक ये जो डॉक्टर्स के एथिक्स होते हैं मेडिकल साइंस के, वो हमें फॉलो करने हैं। उन्हें ट्रस्ट होना चाहिए कि वो रिकवर होगा उसी पॉसिबिलिटी की वजह से। जब उनका माइंड सेट होगा ना, तो रिकवर करना बहुत आसान है। जैसे कि बच्चों, आपने भी देखा होगा, अगर हमने कोई भी एग्जाम क्रैक किया हो या ना भी किया हो, या हमने सिर्फ कोशिश की हो, तो सबसे पहले हम माइंड में सेट करते हैं, ओके। जैसे कि हमारी मम्मी का एग्जाम्पल ले लेते हैं, जब भी कोई गेस्ट आने वाला होता है तो मम्मी दिमाग में अपना मेनू डिसाइड कर लेती है, पहले हलवा बनाना है, हल्दी के बाद सब्जी, फिर रोटी, फिर दाल, राइस, व्हाटएवर द मेनू इज। तो उस कंडीशन में सबसे पहले माइंडसेट बहुत जरूरी होता है। उसी तरीके से हमें पेशेंट का माइंडसेट रेडी करना होगा, और आप स्टूडेंट्स के लिए भी एप्लीकेबल है। अगर आप नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो या कोई भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, पहले अपना माइंडसेट रखिए कि आप कर सकते हो, तो आपको अचीव जरूर होगा। आपका जो भी अचीवमेंट होगा, जो भी गोल होगा आपका, वो जरूर अचीव होगा, और होप सो हो ही जाए। तो उस कंडीशन में हम देखेंगे कि पेशेंट को हमें ट्रस्ट दिलाना है कि वो क्यूरेबल है और ठीक हो जाएगा, क्योंकि वो स्टेज पे पेशेंट थोड़ा मेंटली भी डूब जाता है, तो रिकवर करना थोड़ा जरूरी होता है मेंटली। फिजिकली तो हम कर ही रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज ट्रीटमेंट। अब ट्रीटमेंट का बेसिक पार्ट ये आता है कि सबसे पहले एनएसआईडीज दिया जाएगा, स्टीरॉइड्स दिए जाएंगे, और फिजियोथेरेपी। अब ये सारे जो रोल है, ये सारे पेन को दूर कर सकते हैं, मूवमेंट को थोड़ा सा इंक्रीज कर सकते हैं। अगर पेन कम होगा तो पेशेंट ट्राई करेगा मूवमेंट पे, बट बेसिक चीज है फिजियोथेरेपी। अब आप पूछते हैं फिजियोथेरेपी कैसे पेशेंट देखते हैं, तो फिजियोथेरेपिस्ट ऐसे पेशेंट देखते हैं। अब यहाँ पे आप ट्रीटमेंट में देखें, यहाँ पे सर्जन कुछ नहीं कर सकता, यहाँ पे जर्नल फिजिशियन कुछ नहीं कर सकता, वो सिर्फ मेडिसिन दे सकते हैं। यहाँ पे फिजियोथेरेपी का रोल आता है, और जो बड़े बड़े सर्जन होते हैं वो सजेस्ट करते हैं कि आप फिजियोथेरेपी के पास जाइए। मैंने काफी पेशेंट्स देखे हैं जो मेरे पास वो एज अ लेटर लेके आए हैं, फिजिशियंस, सर्जन सबके के सजेस्टेड फॉर फिजियोथेरेपी, एंड दिस इज कंडीशंस, सिम्टम्स वगैरह लिखे हुए होते हैं। तो फिजियोथेरेपी कंडीशंस में हम सबसे पहले इसको कैसे ट्रीटमेंट देंगे, तो
कि पेन जो है वो रिस्ट्रिक्टेड है, तो पहले उस पेन को दूर करना पड़ेगा। ठीक है, पेन को दूर करने के लिए हम पहले तो वहां पे सर्कुलेशन इंक्रीज करेंगे। सर्कुलेशन इंक्रीज करने के लिए हम हॉट पैक्स देंगे, HCP जिसे कहा जाता है, वो कुछ पीरियड के लिए दिया जाता है, कुछ मिनटों के लिए। तो वहां पे सर्कुलेशन इंक्रीज होने की वजह से वहां पे मोबिलाइजेशन बहुत ईजी प्रोसेस हो जाती है। तो वो सारे एडिशंस को, हालांकि HCP ज्यादा डीप तो नहीं हीट होता है, बट जो ब्लड वहां पे इंप्रूव होता है वो हमारे मोबिलाइजेशन एडिशंस को दूर करने में हेल्प करता है। तो फिर उसके आगे आते हैं फिंगर एडर, पुली, या फिर कोई जनरल मेडिसिन डॉक्टर सजेस्ट करता है जो कि फ्रोजन शोल्डर वालों को लेनी ज़रूरी होती है। इसी के बाद हम देखेंगे कि इसमें फिजियोथेरेपी की ज़रूरत लगेगी जो कि रेंज ऑफ मोशन इंप्रूव करने में काम में आएगा। इसके बाद हम देखेंगे रिकवरी कैसे होती है। तो सबसे पहले हाइड्रोकॉर्टिसोन का इंजेक्शन दिया जाता है फ्रोजन शोल्डर वालों को फॉर रिकवरी। तो उसके स्टेजेस होते हैं अलग अलग रिकवरी के। तो स्टेज 1 जो होगा उसमें होगा पेन और स्टिफनेस चला जाएगा। नेक्स्ट जो होगा उसमें स्लाइट मूवमेंट जो है वो इंक्रीज होना शुरू हो जाएगी, जो मूवमेंट जहाँ पर रुका है तो उससे थोड़ा सा और अच्छा मूवमेंट होने लगेगा। इसके बाद स्टेज 2 होगा जिसमें पेन जो होगा वो चला जाएगा और मूवमेंट जो होगी वो और अच्छे से डेवलप होगी। हालांकि जो नॉर्मल है, नॉर्मल पे नहीं आती कभी भी, कितना भी फिजियोथेरेपिस्ट ट्राई कर ले, जो नॉर्मल पे है कभी मूवमेंट नहीं आते, बट वहां तक मैक्सिमम पहुंचा सकते हैं। इसी के बाद होता है लास्ट 6 मंथ्स टू 2 इयर्स ट्रीटमेंट चलता है एज पर द कंडीशन। अलग अलग फ्रोजन शोल्डर के स्टेजेस होते हैं जिसके हिसाब से ट्रीटमेंट चलती है। नेक्स्ट है सर्जन। तो सर्जन का रोल इसमें 2 तरीके से होता है, जो कि ऑर्थोस्कोपिक डिस्टेंशन होता है और ऑर्थोस्कोपिक रिलीज होता है। तो सबसे पहली कंडीशन में हम क्या करेंगे, फ्लूइड को इंसर्ट करते हैं शोल्डर में, जिसकी वजह से क्या होता है, एडेजेंस मतलब अपने फेविकॉल के एड में जरूर देखा होगा, एडेजेंस का मतलब जो स्टिक करता है। स्टिक होने की वजह से स्टिफनेस आ गई, स्टिफनेस मतलब मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट हो गया। तो ये कंडीशन में क्या होगा, वो जो इंजेक्शन देने के बाद, फ्लूइड इंसर्ट करने के बाद ये जो है वो लूज हो जाता है, जिसकी वजह से मूवमेंट जो है वो पॉसिबल हो जाती है। नेक्स्ट आर्थ्रोस्कोपिक रिलीज में क्या करेगा, इफेक्टिव और रैपिड इंप्रूवमेंट करवाएगा शोल्डर को, जिसकी वजह से मोशन और फंक्शन दोनों इंप्रूव हो जाएंगे। सो थैंक यू सो मच स्टूडेंट। अगर ये वीडियो आपको यूजफुल लगी हो तो आप इसी तरीके से देखते रहिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, हेल्दी रहिए और पढ़ाई करते रहिए। बाय।